गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जहांगीर आलम। आज हमारा चर्चा का विषय है नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आधारभूत धारणा है। राष्ट्र हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों को पूरा करने की प्रक्रिया में संलिप्त रहते हैं। प्रत्येक राज्य की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनाई जाती है तथा यह हमेशा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यशील रहती है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का एक आधारभूत सिद्धांत या तत्व है, क्योंकि विदेश नीति की सफलता और असफलता का मूल्यांकन राष्ट्रीय हित के संदर्भ में ही किया जा सकता है। यदि विदेश नीति राष्ट्रीय हित का रक्षा करने में सफल होती है तो उसे सफल विदेश नीति कहा जाता है, और यदि वह राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं कर पाती तो उसे असफल विदेश नीति की संज्ञा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित की अवधारणा को लेकर विद्वानों में मतभेद है। एक तरफ मॉर्गनथाउ जैसे विद्वानों का विचार रहा है कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसी प्रकार फ्रैंकनेल मत है कि राष्ट्रीय हित वैदेशिक नीति की मूल अवधारणा है। इसी प्रकार का विचार नॉर्मन हिल ने भी व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय हित विदेश नीति की शुरुआती बिंदु है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर रेनॉल्ड्स जैसे विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया है कि हमेशा वैदेशिक नीति को राष्ट्रीय हित का आधार मानना संभव नहीं प्रतीत होता है। जो भी हो, यह बात सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान है, और सामान्यतः यह वैदेशिक नीति के निर्माण तथा क्रियान्वयन में एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। अब यदि राष्ट्रीय हित की अवधारणा के विकास के बारे में बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र राज्यों के उदय के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सहज और आसान नहीं रह गई, क्योंकि औद्योगिक क्रांति, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, वैज्ञानिक दृष्टि, यातायात तथा संचार के साधनों का प्रचार के कारण राजनीति केवल राजाओं, राजकुमारों, सामंतों, सेनापतियों का खेल नहीं रह गई। आधुनिक राष्ट्र राज्यों का विकास सर्वप्रथम यूरोप में हुआ। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। राष्ट्रीय हित की अवधारणा विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत है। विदेश नीति का संचालन राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से ही किया जाता है। यह सच है कि प्रत्येक राज्य के राष्ट्रीय हित उसकी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं, पर कम से कम 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें प्रत्येक राज्य को अपनी विदेश नीति में आवश्यक रूप से स्थान देना चाहिए। ये 3 बातें हैं आत्मरक्षा, सुरक्षा और लोक कल्याण। आत्मरक्षा, इसका अर्थ है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी संप्रभुता तथा राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखना चाहिए। दूसरा सुरक्षा, सुरक्षा से अभिप्राय है राज्य की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना। और तीसरा लोक कल्याण। लोक कल्याण से यहाँ तात्पर्य है कि राज्य को अपने नागरिकों के सुख एवं समृद्धि के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस प्रकार विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति अथवा उनकी रक्षा करना है। राष्ट्रीय हित का अभिप्राय। राष्ट्रीय हित की अवधारणा बड़ी अस्पष्ट है, जिसके कारण इसे परिभाषित करना निश्चित तौर पर कठिन कार्य है। रेमा आरो के अनुसार राष्ट्रीय हित की अवधारणा इतनी अस्पष्ट है कि यह अर्थहीन है, या इसे अधिक से अधिक एक दिखावे की धारणा कहा जा सकता है। वान डिक के अनुसार राष्ट्रीय हित की परिभाषा एक ऐसी चीज के रूप में की जा सकती है जिसकी रक्षा या उपलब्धि राज्य एक दूसरे के मुकाबले में करना चाहते हैं। राष्ट्रीय हित प्रभुत्व संपन्न राज्य की अभिलाषाएं हैं जिसे वह अन्य राष्ट्रों के संदर्भ में प्राप्त करना चाहते हैं। अन्य राज्यों के मुकाबले में एक राज्य जो अभिलाषाएं रखता है वे मोटे तौर से विदेश नीति के उद्देश्य होते हैं, और इन उद्देश्यों को ही राष्ट्रीय हित के नाम से पुकारा जाता है।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय हित का तात्पर्य है वे सामान्य उद्देश्य जिनको कोई भी राष्ट्र प्राप्त करना चाहता है। बंदोपाध्याय का विचार है कि प्रत्येक देश अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता और सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। साधन अलग अलग हो सकते हैं, परंतु देश की अखंडता की रक्षा करना राष्ट्रहित का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। इसी विचार को स्पीकमैन ने और अधिक स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि भूमि किसी भी राज्य का अभिन्न अंग होती है, इसलिए आत्मरक्षा का अर्थ है अपनी भूमि की रक्षा करना, और चूंकि स्वतंत्रता ही किसी राज्य का मूल आधार है, इसलिए आत्मरक्षा का अर्थ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना भी है। इस प्रकार स्पीकमैन के अनुसार सभी राज्यों की विदेश नीतियों का प्रमुख उद्देश्य देश की अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करना होता है। एडलफोर्ड और लिंकन के अनुसार राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है। ये मूल्य हैं राष्ट्र का कल्याण, उसके राजनीतिक विश्वासों का संरक्षण, राष्ट्रीय जीवन पद्धति, क्षेत्रीय अखंडता तथा सीमाओं की सुरक्षा। Concepts of national interests are centered on core value of the society, which include the welfare of the nation, the security of its political belief, national way of life, territorial integrity and its self-preservation। कभी-कभी राष्ट्रीय हित शब्द का प्रयोग लक्ष्यों के विश्लेषण के लिए भी किया जाता है, जिसके कारण इसके अर्थ में अस्पष्टता का बोध होता है। राष्ट्रीय हित का अर्थ स्पष्ट करने के बाद अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय हित के प्रकार का। तो सामान्यतः मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय हित के मुख्य रूप से दो प्रकार हो सकते हैं, जिनमें पहला मार्मिक या दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित और दूसरा अमार्मिक या तत्कालीन राष्ट्रीय हित। मार्मिक या दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित किसी राष्ट्र के मूलभूत और अत्यंत महत्वपूर्ण हित होते हैं। ये किसी राज्य के वे हित हैं जिन पर वह राज्य कोई भी रियायत करने को तैयार नहीं होता है और जिसकी रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर वह राज्य युद्ध करने को भी तैयार हो सकता है। इसी प्रकार जो हित मार्मिक नहीं होते वे केवल तात्कालिक महत्व के गौण हित होते हैं और जिनके लिए कोई राज्य युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहता है। उन्हें अमार्मिक या अस्थायी स्वरूप वाले राष्ट्रीय हित कहते हैं। ऐसे गौण हित जनता का भौतिक कल्याण, प्रतिष्ठा की रक्षा, विचारधारा प्रभाव, व्यापार की वृद्धि, संस्कृति का प्रसार आदि हो सकते हैं। राष्ट्रीय हित कई कारणों के प्रभाव से बदलता रहता है। कभी कभी तत्व, वर्ग या जनता के मूल्यों में परिवर्तन होने से मार्मिक राष्ट्रीय हित की अवधारणा बदल जाती है। थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हितों को 6 भागों में बांटा है, जिनमें पहला है प्रथम हित या प्राथमिक हित, प्राइमरी इंटरेस्ट। इसमें उस प्रकार के हित आते हैं जो राज्य के लिए सर्वाधिक महत्व रखते हैं और जिसकी रक्षा के लिए राज्य कोई भी बलिदान और त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार का सबसे बड़ा हित राष्ट्र की सुरक्षा होता है। दूसरा गौण हित, सेकेंडरी इंटरेस्ट। इसे दूसरे दर्जे के हित भी कहा जाता है। ये वे हित हैं जो प्राथमिक हितों से कम महत्व रखते हैं, किंतु फिर भी राज्य की सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक होते हैं। ये भले ही प्राथमिक हितों से कम महत्वपूर्ण होते हैं, फिर भी इनका अपना एक अलग महत्व है। इसके अंतर्गत विदेशों में बसे नागरिकों की सुरक्षा तथा कूटनीति स्टाफ के लिए कूटनीति सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि शामिल होते हैं। तीसरे प्रकार के हित हैं अस्थायी हित, परमानेंट इंटरेस्ट। ये राज्य के लगभग
हमेशा बने रहने वाले दीर्घकालीन लक्ष्य से संबंधित हित होते हैं। अस्थायी हित का अर्थ है राज्य के सापेक्ष दीर्घकालीन अपरिवर्तनीय हित। इनमें परिवर्तन बड़े धीमे होते हैं। एक राष्ट्र द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखना तथा सभी सागरों में अपनी जहाजरानी की स्वतंत्रता को बनाए रखना अस्थायी हित का उदाहरण है। चौथा राष्ट्रीय हित के प्रकार है परिवर्तनशील हित। ये राष्ट्र के ऐसे हित हैं जिन्हें कोई भी राष्ट्र किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक समझता है। इस अर्थ में ये प्राथमिक तथा अस्थायी हितों से भिन्न हो सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय हित का पांचवा प्रकार है राष्ट्र के सामान्य हित, कॉमन इंटरेस्ट। सामान्य हित वे परिस्थितियां होती हैं जो उस देश को सामान्य रूप से अथवा आर्थिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने वाली होती है। ये वे सकारात्मक हित हैं जो बहुत से राष्ट्रों पर लागू होते हैं या बहुत सारे विशिष्ट क्षेत्रों जैसे अर्थव्यवस्था, व्यापार, कूटनीति संबंध आदि पर लागू होते हैं। राष्ट्रीय हित का छठा प्रकार है विशिष्ट हित, स्पेसिफिक इंटरेस्ट। विशिष्ट हित सामान्य हित की तर्कसंगत अपवृद्धि होती है तथा इन्हें समयानुसार परिभाषित किया जाता है। ये सामान्य हितों से उत्पन्न होते हैं और उनके साथ गहरा संबंध रखते हैं। जैसे यूरोप में शक्ति संतुलन को बनाए रखना ब्रिटेन का सामान्य हित था, किंतु इस हित को बनाए रखने के लिए यह भी आवश्यक था कि ब्रिटिश द्वीप समूह के सामने इंग्लिश चैनल के उस पार बेल्जियम और हॉलैंड के प्रदेशों में यूरोप की किसी महाशक्ति का अधिकार ना हो। राष्ट्रीय हित के अभिवृद्धि के साधन, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हित और संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं। संघर्ष एवं प्रतियोगिता की स्थिति मुख्यतः इसलिए बनी रहती है कि प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है और इसके ये प्रयास दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के प्रयासों से टकराते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का इतिहास बतलाता है कि अपने राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए राज्य प्रायः अनेक उपकरणों या साधनों का प्रयोग करता है। राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कुछ मुख्य उपकरण इस प्रकार हैं, जिनमें पहला है कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी। कूटनीति युद्ध एवं शांति काल में राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का प्रमुख साधन है। राष्ट्रीय हित के अंतर्गत देश की सुरक्षा, जन कल्याण तथा अन्य लाभ सम्मिलित हैं। के.एम. पनिक्कर ने लिखा है कि हर राज्य का मूलभूत हित स्वयं अपनी सुरक्षा करना होता है, परंतु इस सर्वोपरि लक्ष्य के अतिरिक्त आर्थिक हित, व्यापार और अपने देशवासियों की रक्षा भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका ध्यान रखना कूटनीति का उद्देश्य होता है। दूसरे साधन के रूप में प्रचार एवं राजनीतिक युद्ध, प्रोपेगेंडा एंड पॉलिटिकल वारफेयर आता है। राष्ट्रीय हित के साधन के रूप में यह एक बहुत ही प्रभावशाली शस्त्र है। राजनीतिक युद्ध के विभिन्न साधनों को समय और परिस्थिति के अनुसार अपनाया जाता है। इस दिशा में कुछ प्रमुख साधन इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे विरोधी पक्षों में फूट डालना, विरोधी पक्षों को आतंकित करना, शत्रु देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को समर्थन देना, दूसरे राज्यों को निर्बल करने वाले आर्थिक साधनों को अपनाना, क्रांति को प्रोत्साहन देना आदि। इसी प्रकार राष्ट्रीय हित के अभिवृद्धि के एक मुख्य साधन के रूप में है राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन, इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर नेशनल पॉलिसी। यह भी राष्ट्रीय हित अभिवृद्धि का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर अपनी घरेलू आर्थिक नीतियों पर प्रतिबंधों अथवा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करता है। इसी प्रकार एक अगला साधन
है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद, इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। साम्राज्यवाद से राष्ट्रीय हितों में वृद्धि मुख्य रूप से आर्थिक लाभ और शक्ति निर्माण से होता है, और अंत में राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण उपकरण है राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध, यानी वार एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल पॉलिसी। इसके अंतर्गत विभिन्न अनुभवों के आधार पर लगता है कि युद्ध राज्य की विदेश नीति के क्रियान्वयन में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी देश के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए युद्ध अंतिम उपाय माना जाता है। हम कह सकते हैं कि युद्ध के माध्यम से न्याय की स्थापना, शोषण का विरोध, संप्रभुता की अभिव्यक्ति, आधुनिक विश्व का निर्माण जैसे इत्यादि लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार अभी तक के चर्चा में हमने देखा कि राष्ट्रीय हित के अभिवृद्धि के मुख्य साधनों में कूटनीति, प्रचार एवं राजनीतिक युद्ध, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद, राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन और राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध काफी महत्वपूर्ण उपकरणों के रूप में हैं।